नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं इस वक्त एएनजी न्यूज। एएनजी न्यूज पर मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी मौजूद हैं। बीते दिनों में जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं उसी पर कुछ सवालात हैं। आइए जानते हैं प्रोफेसर साहब का क्या कहना है। और सर, आपका एएनजी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जानते हैं कि अभी जब जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ था जी, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जान गया था कि बीजेपी हर जिले में बुरी तरह पराजित हुई जी, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी डामाडोल हुई थी। दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, बड़े नेता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी बैठना पड़ा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठना पड़ा। ये सब चलता रहा तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लगा कि चुनाव का जो है इसकी जिला पंचायत चुनाव की वजह से, सदस्यों के चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है। तो अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि अध्यक्ष हमारे ज़्यादा जीते और ये कहेंगे जो पहले खबरें निकली थी प्रेस में और सब में, सब केवल अफवाह थी। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इसका जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप इसे चुनाव को जिस तरह से चाहें उस तरह से जीतें और छूट दे दिए, जो करना चाहें सो करें। तो और इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारे जनपदों में ये कार्रवाई कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री के जिला गोरखपुर में कल हमारे मेंबरों को बहुत परेशान किया गया, पुलिस रेड करती, धमकी देती। कल मैनपुरी में भी हमारे मेंबर को पहले तो उसको एक गैंगस्टर बंद कर दिया, अब कल उसको कहते कि तेरा ही मकान तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि मैनपुरी के एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में, वो जेल में उससे मिलने गए तो उससे कहा कि भाई तुम सब बीजेपी को वोट दे दो तो हम तुम्हारे सारे केस ख़त्म करवा देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, जब हम आएंगे जमानत पे, अगर आते हैं वोट डालने का मौका मिलता है तो किसी भी परिस्थिति में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, केवल समाजवादी पार्टी को ही वोट दूंगा। जेल से आगे कुछ है नहीं तो लोन का तेरा घर गिरा देंगे, संपत्ति की जांच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हो। एटा का आप जानते हैं, आप स्वयं एटा से, एटा में 2 मेंबर जीते केवल बीजेपी, और जो हैं उनमें पार्टीगत बात नहीं करूंगा, लेकिन 28 लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनमें से एक बीजेपी का भी। तो अब चुनाव लड़ने के लिए 3 चाहिए और हैं 2 ही उनके पास। पर्चा कैसे भरा जाए, तो खिसिया के ये सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं माननीय अध्यक्ष जी आए थे बीजेपी के, स्वतंत्र देव सिंह जी, और प्रजापति जी जो प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने कोशिश बहुत की। प्रभारी मंत्री ने 15 दिन, और उन्होंने टेलीफोन किया अध्यक्ष जी को, यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ तो हमारा उम्मीदवार भी नहीं बन पा रहा है किसी तरीके से। तब वो आए कि मैं देखता हूँ, तो उन्होंने भी कहा यहाँ वास्तव में ये स्थिति खराब। तो पता नहीं उनके जाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने बात की होगी मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री का अगर निर्देश न हो तो कोई भी जिला प्रशासन इतनी नाजायज़ कार्रवाई नहीं कर सकता जैसी हुई एटा में। उनका मार्केट तोड़ा गया, फिर कल मार्केट और आवास दोनों तोड़ दिए गए। इस दौरान कई मुकदमे उन पर लगाए गए। मंशा इनका ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि ये इतने टेरराइज हो जाएं कि लोग नॉमिनेशन करने ना आए, और नॉमिनेशन करने आए तो इनको गिरफ्तार कर लो, या इतना टेरराइज हो कि लोगों को वहाँ जाने न दिया जाए। बीजेपी का व्यक्ति जब नॉमिनेशन कराने जाए तो तीसरा किसी मेंबर के फर्जी दस्तखत करके उसका नॉमिनेशन करा दिया जाए, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा रद्द कर दिया जाए, ताकि बीजेपी निर्विरोध क्यों चुनाव लड़के जीत नहीं सकता। अगर वोट पड़ेंगे तो उससे 2 ही वोट मिलेंगे, तो उससे जीत नहीं सकता है।
तो पोल खुल जाएगी। तो या तो चुनाव न हो, या हो तो पर्चा इनका रद्द कर दिया जाए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का, और बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। ये इनकी योजना है। और ये केवल एटा में नहीं है, दूसरे जनपदों में भी है। अभी मैंने बताया आपको, मैनपुरी में हमारे मेंबर का हो सकता है इसका भी 2-3 दिन के अंदर मकान तोड़ दिया जाए, जबकि मकान ग्राम पंचायत में है। कोई ऐसा उस पर ये भी नहीं कह सकते नक्शा पास नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और मेरे ख्याल से रामेश्वर सिंह का भी नगर पालिका की सीमा के बाहर ही था जो तोड़ा गया कल। नगर पालिका के अंतर्गत नहीं था, नहीं, वो बाहर था। हैं? बाहर था। तो बाहर था तो उस पर नक्शा न पास होने का क्या आरोप लग सकता है बताइए? कोई गांव में किसी का मकान बना हुआ आज तक वो नक्शा पास करके बना है? प्रशासन का कहना है कि यह अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रशासनिक कदम है, राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं है। आप क्या सोचते हैं? तो जिला पंचायत ये प्रशासन पिछले 10 साल से सो रहा था, 4 साल से सो रहा था। आखिर ये कार्रवाई जिला पंचायत के चुनाव के दौरान ही क्यों हो रही है? इसका क्या जवाब है प्रशासन के पास? ये तो एक बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह क्लियर है कि इसका संबंध केवल जिला परिषद के चुनाव से है। वरना पहले भी कार्रवाई हो सकती थी, पहले नोटिस तक नहीं दिया और कोई प्रक्रिया भी होती है किसी चीज़ की। क्या प्रशासन ने उस प्रक्रिया को अपनाया? अगर सत्ता के मद में इतना लोग घमंड में हैं तो ईश्वर मालिक है इस देश का। आपके अनुसार यदि यह सब राजनीतिक विद्वेष के तहत हो रहा है तो समाजवादी पार्टी इसका प्रत्युत्तर किस रूप में देगी? समाजवादी पार्टी इसका प्रत्युत्तर तो अभी तो दे नहीं सकती है, क्योंकि सत्ता से आदमी लड़ नहीं सकता। और सत्ता भी अगर डेमोक्रेटिक लोग हों सत्ता में तो अपने डेमोक्रेटिक तरीके से उसका प्रतिरोध किया जाता है। लेकिन जब डिक्टेटर्स हों, जब सत्ताधारी लोगों की पॉलिसी ये हो कि लोगों को ठोंक दो, तो उसमें केवल जो बैलेट है, इनके बुलेट का जवाब केवल बैलेट होता है। और वो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें जवाब देगी समाजवादी पार्टी और हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से, जिस तरह की जातियाँ उत्तर प्रदेश में हो रही ये देगी। अब दुर्भाग्य ये है कि पहले ये जो IAS और IPS है, ये सर्विस इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि चाहे जो सरकार हो, कभी IAS अधिकारी, IPS अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार नहीं करता था। जो न्याय संगत होता था, जो कानून के अंतर्गत सही होता था, वही काम करता था। अगर इस तरह की व्यवस्था हुई होती तो हमारी जैसी जो पार्टियां जो छोटी छोटी उग के आई हैं, ये तो तभी ख़त्म हो गई होती, ये अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। यानी जब मुझे याद है कि सन 67 में तो खैर समाजवादी पार्टी की अच्छी स्थिति हो गई थी, इटावा जिले की सातों सीटें हम जीते थे। लेकिन जब एक MLA रहा हमारे ज़िलों में, तब भी कलेक्टर और SP ने, ये विपक्ष के लोग हैं, इनकी संख्या कम है, कभी उनकी बात को नज़रअंदाज किया और जायज़ बात को कभी टाला नहीं। लेकिन कुछ वर्षों से हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके इस तरफ बहुत भारी गिरावट आ गई। ये अपने को सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का चाकर समझने लगे। और इनका स्तर जब गिर जाएगा तो जनता को क्या कभी न्याय नहीं मिल सकता। अगला सवाल लेता हूँ। इस तरह की चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही जिला स्तर पर कुछ असंतुष्टों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई को परोक्ष समर्थन दिया जा रहा है, तो क्या पार्टी ऐसे तत्वों को भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी? वो तो करेगी ही, और जनता ने पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई करती, इनको कौन पूछता है? वो समाजवादी पार्टी के जो लोग कर रहे हैं, जनता उनको टोटली रिजेक्ट कर चुकी है, टोटली रिजेक्ट कर सकती है। और समाजवादी पार्टी में उनका कोई अहमियत नहीं रह गई है। कार्रवाई तो ऐसा है कि जैसे उन्हें किसी के साथ जोड़ दो तो 0, और 0 + 0 = 0, घटा दो तो 0, जिसके साथ मिल जाए उसे 0 कर देंगे। तो अगर बीजेपी के साथ मिल रहे तो आप देखिए एटा और कासगंज दोनों में बीजेपी 0 हो जाएगी।
कोरोना की पहली लहर में गांव देहात पूरी तरह सुरक्षित रहे, किंतु दूसरी लहर में गांव में भी इसका घर तक असर देखने को मिला, जिसे पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? ये मैंने पहले ही अपने जिलों के अधिकारियों, खासतौर से एटा में लोगों को आगाह किया था कि ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं, इसमें अहमदाबाद से, सूरत से, बम्बई से, दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, भिवंडी से बड़े पैमाने पर लोग काम करते ही आएंगे और उन जगहों पर बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हुआ है। इसलिए अगर सावधानी न बरती तो पंचायत के चुनाव में इसका इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। वही हुआ कि पंचायत के चुनाव में लोगों ने जांच भी नहीं करवाई, बुखार आता रहा लेकिन प्रचार करते रहे, तो एक 20 को करता रहा। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी थी, प्रशासन टेस्ट ही नहीं करे। उत्तर प्रदेश सरकार का मंशा ये रहा कि वो ये दिखाए कि हमारा राज्य सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रति 10 लाख में सबसे कम केस हैं, वाहवाही लेने के लिए। और किया भी। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि बड़ा बढ़िया उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो तो सारी दुनिया के लोगों ने कहा कि ये तो बहुत धोखा दे रहे हैं, सब छिपा रहे हैं। जब टेस्ट नहीं करेंगे तो पॉजिटिव कहाँ से आएंगे लोग? तो लोगों को ये दिखाते रहे। और मरे भी हैं, उनको नहीं दिखाया, मरे दिखाया नहीं। हमारे एक MLA हैं, एक्स MLA मुरादाबाद के, उनके परिवार में 3 लोग मरे कोरोना से, किसी को कोरोना से नहीं दिखाया गया। उन्होंने DM से कहा तो DM ने कहा ऊपर से दबाव है कि मत दिखाओ। तो जब ये मानसिकता होगी तो केस तो बढ़ेंगे ही। भैया आप टेस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव है आदमी तो वो 10 लोगों को और पॉजिटिव कर देगा एक आदमी, और 10 100 को कर देंगे। इसलिए एक गांव में, फतेहपुर में तो 150 मरे एक गांव में, एक में 50 मरे, किसी 10-20 से कम मरे नहीं। कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई पॉजिटिव न हुआ हो, इतनी स्थिति। और इन्होंने दिखाया 23,000, लेकिन इंडिपेंडेंट लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 1517 लाख के बीच है। ये स्थिति है। अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय भी निकट आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे और प्रशासन सतर्क नहीं रहेगा और इंतजाम ठीक नहीं करेगा, पहले तो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बिना सांस के मर गया आदमी, घबरा के मर गया, अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा मरीज, एक जगह से दूसरे जगह, कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं। देखते देखते उनके परिवार देखते रहे, वो ख़त्म हो गए लोग, परिवारीजन मर गए ऐसे लोग। लेकिन ये अगर इंतज़ाम अब नहीं करेंगे, क्योंकि पहली वेव के बाद इन्होंने कहा कि तो चला गया कोरोना, तो दूसरी वेव ने ये कर दिया, तो तीसरी वेव में अब जो वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, भाई वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कल इतना हुआ है हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन, 80 लाख 90 लाख। अगर 80 लाख 90 लाख से भी करते जाएं तो कितने दिन में कर लेंगे? वैक्सीन नहीं इतनी, अभी जो है वैक्सीन वो नहीं लगवा पा रहे हैं उस रफ्तार से। तो जब जैसे अमेरिका में उन्होंने 70% आबादी को फर्स्ट डोज लग गई, और कुछ राज्यों में सेकंड डोज 50% में भी लग गई। जहाँ 50% पूरे राज्य में वैक्सीनेशन दोनों डोज हो गया, वहाँ उन्होंने मास्क वगैरह से हटा दिया। कोई ज़रूर नहीं कि हर जो इम्यूनिटी है ये दूसरों को कर रहे हैं संक्रमित, अब कर नहीं पाएंगे। तो ये स्टेज आने में हम लोगों को अगले वर्ष जुलाई तक लग सकता है, तो तब तक तो ये इन्फेक्शन होता ही रहेगा। तो इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन है ही नहीं। हमने देखा कल टीवी का, भारत समाचार के टीवी के एक प्रतिनिधि रही होगी, तो वो देख रही थी, सब वो कहती थी मास्क क्यों नहीं लगाए, तो सब मास्क सब पे, लेकिन लगा कोई नहीं रहा, और पुलिस वाले खड़े दूध दे रहे। तो लापरवाही से बचना चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमें मास्क के साथ रहना ही पड़ेगा, तब तक रहना पड़ेगा। और इसमें जो लापरवाही करेगा, अच्छा ऐसा है कि शहर में पढ़ा लिखा आदमी है तब भी कुछ करता है, गांव में तो मानते ही नहीं कहता, जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक है। और प्रशासन वाले लोग भी देखते नहीं हैं, जबकि उन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए। और कहीं कहीं ताकत का भी प्रयोग करना पड़ता है, थोड़ा सा एक पे कर दो तो 100 आदमी की डरते हैं। कोई प्रशासन, जैसे हमारे खान मार्केट में जो बिना मास्क के चला जाए
तो जाने कहाँ से आ जाते हैं, 2000 का रसीद काटते हैं दाई जुर्माना, तो कोई नहीं, सब लगाते हैं। तो अगर जुर्माना भी होना लगे तब भी जुर्माना करेंगे। समाजवादी लेकिन एक व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, हर दुकान पे गांव में भी सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए गवर्नमेंट, और ये जो मास्क हैं इनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में ये करते नहीं, ये तो प्रचार करते हैं कि हमने ऐसा किया, धन्यवाद मोदी जी, लगा दिया। समाजवादी पार्टी 22 में 22 किल का नारा दे रही है, चुनाव बिल्कुल सिर पर है। अभी पार्टी चुनाव नजदीक आते ही बचाव मुद्रा से निकलकर आक्रामक मूड में तो दिखाई नहीं दे रही है, आखिर क्या तैयारी है आपकी? ऐसा है, कोई फौजदारी थोड़ी करते हैं, प्रचार करने जाते तो विनम्रता ही से किया जाता है और ना उसका असर दूसरा पड़ता है। आक्रामकता कभी लाभदायक नहीं होती चुनाव में या सामान्य उसमें भी। जैसे बीजेपी आक्रामक है, पिटवा रही हमारे लोगों को, उसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। जितनी भी कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन वगैरह करेगी? ये तो पार्टी बैठेगी जब, तब इस पर विचार किया जाएगा। अभी तो हर ज़िले में कहा है कि इसकी सब वो करें, कुछ तो हमें मुकदमे भी लड़ने पड़ेंगे, मुकदमा करने पड़ेंगे अधिकारियों से लेके और लोगों जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भाई कानून का उल्लंघन जो भी करता है व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, तो अगर हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है तो एसपी और डीएम के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो सकता है। कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। योगी जी 4.5 साल में उप मुख्यमंत्री के घर गए हैं, जो काफी ट्रेंड में है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अब मैंने तो कल भी कहा था कि अब ये पता नहीं है कि किसने सरेंडर किया, योगी जी ने या मौर्य जी ने। क्योंकि कोई किसी को बुलाएगा तो आम तौर पर हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति ये है कि कोई कार्यक्रम में बुलाता है तो लोग जाते हैं। अगर पहले कभी मौर्य जी ने बुलाया हो, न गए हों, तो ये बात अजीब सी लगती है कि पहले नहीं गए अब गए। अगर पहली बार बुलाया है तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मौर्य जी पे भी दबाव है कि भाई क्यों नहीं ऐसा करते हो, करिए, बात कीजिए, ये कीजिए। तो अगर पहले बुलाया तब नहीं गए और अब गए तो ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या नाम है, योगी जी ने भी सरेंडर कर दिया कि भाई मार हैं। एक नारा दिया जाता है विधानसभा चुनाव से पहले, तो इस बार कितनी सीटें होंगी आपकी? ये हम नहीं कोई नारा भी देंगे, ये नारा दे के हम अपने लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी के लिए कोई सुझाव? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर ये बात सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे मतभेद भुलाकर बीजेपी और इस सरकार के कुकृत्यों को जनता के सामने रखें, जिसने जनता ने खुद एहसास किया है कोरोना काल में भी, चाहे नौकरियों से लगे हुए हैं, चाहे भूखों मरने को विवश हुए हैं, चाहे दवा के अभाव में मरे हों, चाहे ऑक्सीजन के अभाव में मरे हों, उनको ये याद दिलाएं कि ये बच सकते थे अगर ये गवर्नमेंट ठीक काम करती। लेकिन ये गवर्नमेंट तो लगी हुई है कि कैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत के चुनाव जिताने में तो सब ताकत लगा रहे हैं, लेकिन तीसरी वेव से कैसे बचा जाए इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जनता को बचाएंगे, फिर मरवा देंगे आप। इसलिए इस तरह की सरकार को रद्दी की टोकरी में फेंक दी आने वाले चुनाव। प्रोफेसर साहब, आपने अपने बेशकीमती समय में से एएनजी न्यूज के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पर हमारे सवालों का सामना किया और जवाब दिए। अगली मुलाकात में फिर किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए आप सभी एएनजी न्यूज को देखते रहें और इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।